व्हाट आर द फीचर्स ऑफ मेटाबॉलिक एसिडोसिस। मेटाबॉलिक एसिडोसिस के फीचर्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास सबसे पहला फीचर हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है कॉस्मोल रेस्पिरेशन। इसके अंदर कॉजेस की सबसे पहले बात करते हैं। मेटाबॉलिक एसिडोसिस में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज कर जाएगी और हमारे पास हाइड्रोजन आयन की यहाँ तो प्रोडक्शन बढ़ जाएगी या एलिमिनेशन कम हो जाएगी और बाइकार्बोनेट की प्रोडक्शन कम हो जाए लाइक डिहाइड्रेशन लीवर फेलियर के अंदर, या बाइकार्बोनेट आयंस की एलिमिनेशन ज़्यादा हो जाए लाइक डायरिया के अंदर और फिस्टुलास के अंदर। ये सारी कॉजेज जो है हमारे पास मेटाबॉलिक एसिडोसिस कराएंगी, जिससे पीएच जो है वो हमारे पास हो जाएगी कम और HCO3 जो है वो कम हो जाएगा। इसके बाद फीचर्स क्या आएंगी, वार्म फ्लश्ड स्किन वेसोडाइलेशन की वजह से, नॉजिया वॉमिटिंग, हाइपरकैलेमिया, मसल ट्विचिंग, बीपी कम होगा, हेडेक होगा, मसल टोन कम होगी, रिफ्लेक्सेस कम होंगे, कॉस्मोल रेस्पिरेशन फॉर द कंपनसेटरी मैकेनिज्म, हाइपर वेंटिलेशन होगी ताकि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सहेल किया जा सके, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास एसिडिक है, बॉडी के अंदर पहले एसिडिटी है। हाइपर वेंटिलेशन के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर निकाला जाएगा और इस तरह से हमारे पास कंपनसेट होगा। सेकंड चीज उन्होंने पूछी है हाउ इट इज कंपनसेटेड। कंपनसेट हमने कैसे करना है कि हाइड्रोजन आयन बड़े हुए हैं हमारे पास मेटाबॉलिक एसिडोसिस में, तो रेस्पिरेटरी सेंटर जो है वो मेडुला के अंदर स्टिमुलेट होगा और वो रेट ऑफ पल्मोनरी वेंटिलेशन को बढ़ा देगा, एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड जो है ब्लोन ऑफ होगी और हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन जो है वो नॉर्मल हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास डिफाइन रीनल थ्रेशोल्ड, हाउ ग्लूकोज इज रीअब्सॉर्ब्ड इन द रीनल ट्यूब्यूल्स एंड व्हाट इज द नॉर्मल वैल्यू फॉर द ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम ऑफ ग्लूकोज। रीनल थ्रेशोल्ड क्या है, concentration of a substance dissolved in blood above which the kidney begins to remove it into urine, यानी कि वो कंसंट्रेशन जिसके अंदर वो सब्सटेंस ब्लड के अंदर डिसॉल्व रहे और अगर इस कंसंट्रेशन से हमारे पास इंक्रीज कर जाएगा, रीनल थ्रेशोल्ड से कोई भी सब्सटेंस इंक्रीज कर जाएगा तो किडनी उसको यूरिन के अंदर रिमूव करना स्टार्ट कर देगी। कंसंट्रेशन एट व्हिच द सब्सटेंस डिसॉल्व्ड इन ब्लड अबव व्हिच द किडनी बिगिंस टू रिमूव इट इनटू यूरिन, इसको हम कहेंगे रीनल थ्रेशोल्ड। अब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज जो है हमारे पास कोल्ड ट्रांसपोर्ट के जरिए विद सोडियम आयन जो है वो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है और कुछ जो अमीनो एसिड्स हैं वो भी इसी तरह ट्रांसपोर्ट होते हैं। इसके अलावा ये हमारे पास जैसे ही हमारे पास प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर ग्लूकोज या अमीनो एसिड एंटर होते हैं तो वो हमारे पास ब्लड कैपिलरीज की तरफ अपने कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के साथ मूव करना स्टार्ट हो जाते हैं। ब्लड फ्लोइंग जो है वो जब ग्रेडियंट इनका मेंटेन हो जाता है तो सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो एक्टिवली रिमूव कराते हैं सोडियम फ्रॉम द ट्यूब्यूल्स और सोडियम को वापस ब्लड की तरफ लेके जाते हैं। तो इसी चक्कर के अंदर हमारे पास जो है ग्लूकोज और अमीनो एसिड साथ में मूव कर जाते हैं को ट्रांसपोर्ट के जरिए। नॉर्मल वैल्यू हमारे पास ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम फॉर ग्लूकोज 375 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है पर मिनट है, यानी कि इससे ज़्यादा किडनी जो है वो ग्लूकोज की ट्रांसपोर्ट यहाँ क्या कह सकते हैं कि एब्जॉर्प्शन नहीं कर सकती अगर 180 होता है। रीनल किडनी के फंक्शंस की हमने बतानी है समरी। किडनी के इंतहाई शदीद ज़्यादा फंक्शन है बहुत सारे। सबसे पहले हमारे पास इसके एक्सक्रीटरी फंक्शन, मेन फंक्शन तो इसके एक्सक्रीटरी है, ये हमारे पास वेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक नाइट्रोजनस कंपाउंड और सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स को एंड प्रोडक्ट्स को एक्सक्रीट कराता है, ड्रग्स और टॉक्सिक सब्सटेंसेस को एलिमिनेट कराता है बॉडी के जरिए। रेगुलेटरी हमारे पास क्या है कि हमारे पास नॉर्मल हाइड्रोजन के बैलेंस को मेंटेन करता है, यानी कि हमारे पास बॉडी की पीएच और एसिड बेस बैलेंस के अंदर हेल्प करता है। दूसरा हमारे पास सोडियम और पोटेशियम को मेंटेन करता है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस ऑफ बॉडी को मेंटेन करता है। तीसरा हमारे पास बॉडी के अंदर जो वाटर का प्रेशर है, ऑस्मोटिक प्रेशर ब्लड का और टिश्यू फ्लूइड्स का, उसको मेंटेन करता है। और हमारे पास ये वाटर बैलेंस, प्लाज्मा वॉल्यूम, ECF का वॉल्यूम उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है, ब्लड प्रेशर, प्लाज्मा वॉल्यूम, ऑस्मोटिक प्रेशर, सोडियम पोटेशियम इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, हाइड्रोजन एंड पीएच एंड एसिड बेस बैलेंस के अंदर हेल्प करता है। इसके बाद हमारे पास है सिंथेटिक। सिंथेटिक के अंदर अब ये क्या है कि क्या क्या सिंथेसाइज करेगा, हमारे पास अमोनिया बना रहा है। इसके अलावा ये हिप्यूरिक एसिड बना रहा है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स और ग्लूकोनियोजेनेसिस के अंदर ये हेल्प कराता है। इसके बाद है इसका एंडोक्राइन रोल। एंडोक्राइन रोल ये है कि हमारे पास ये एक्सक्रीट कराता है जेजी सेल इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं जो कि रेनिन रिलीज कराते हैं। रेनिन एक एंजाइम है जो कि हमारे पास काम करता है फॉर अगर हमारे पास बीपी जो है वो कम हो रहा है, आर्टीरियल प्रेशर कम हो रहा है तो हमारे पास रेनिन रिलीज होगा और वो हमारे पास बीपी को बढ़ाएगा, ऐसा फैक्ट। उसके अलावा ये हमारे पास विटामिन डी को एक्टिव कराता है, 25 हाइड्रोक्सी कोलेसिट्रोल से 125 डाइहाइड्रोक्सी कोलेसिट्रोल बनाता है। इसके अलावा ये हमारे पास एरिथ्रोपोइटिन एक एंजाइम है, ये एक्सक्रीट करता है। एरिथ्रोपोइटिन जो है हमारे पास ब्लड सेल्स को बनाता है, आरबीसीज की फॉर्मेशन के अंदर हेल्प करता है। इस तरह से ये हाइपोक्सिया के रिस्पांस में एरिथ्रोपोइटिन रिलीज कराता है। और यहाँ पास प्रोस्टाग्लैंडिन जो कि वेसोडाइलेट कराते हैं एफरेट आर्टरियोल्स को ताकि जीएफआर बढ़ सके, वो रिलीज कराता है। ये सारे हमारे पास किडनी के फंक्शन। फिर हमारे पास है एक सिनेरियो, अगर एक आदमी ने 0.1 लीटर वाटर इनटेक कर लिया है इन 10 मिनट्स तो हमारे पास उसके अंदर वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के क्या चेंजेस आएंगे। अच्छा, अब इसके आंसर जो क्वेश्चन है इसके आंसर के अंदर हमें पता चल गया कि अगर एक बंदे ने 10 मिनट के अंदर 1 लीटर वाटर या 0.1 लीटर भी पी लिया है तो उसके अंदर होगा डाइल्यूट यूरिन का डाइल्यूट यूरिन की फॉर्मेशन। कैसे? क्योंकि प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी जो है वो डिक्रीज करेगी क्योंकि उसने एक्सेस वाटर ले लिया है एज कंपेयर टू सॉल्यूट्स। तो हमारे पास पोस्टीरियर पाइट्यूटरी से जो एडीएच रिलीज हो रहा था फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन उसको कर दिया जाएगा डिक्रीज ताकि वाटर जो है बॉडी से लॉस हो सके। परमेबिलिटी डिस्टल ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स की वाटर को उनको कर दिया जाएगा कम ताकि वाटर जो है उनसे वापस से रिएब्सॉर्ब ना हो बॉडी के अंदर। इससे हमारे पास जो है डाइल्यूट या हाइपोऑस्मोलर यूरिन जो है एक्सक्रीट होगा और प्लाज्मा की ऑस्मोलैरिटी हो जाएगी नॉर्मल। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है फंक्शन ऑफ किडनी, ये भी हमने किया। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से यही है, उससे नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से फंक्शन ऑफ किडनी है। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि फिल्ट्रेशन कोएफिशिएंट क्या होता है, जीएफआर क्या होता है, इन दोनों की डेफिनेशन बतानी है, नॉर्मल वैल्यूज बतानी है और इनमरेट करना फैक्टर्स जो कि अफेक्ट कर रहे हैं जीएफआर को। फिल्ट्रेशन कोएफिशिएंट क्या होता है, दोनों किडनीज के जीएफआर पर मिलीमीटर मर्करी ऑफ फिल्ट्रेशन प्रेशर, इसको हम कहते हैं फिल्ट्रेशन कोएफिशिएंट। इसकी वैल्यू होती है 12.5 मिलीमीटर पर मिलीलीटर पर मिनट पर एमएम मर्करी, ये हमारे पास होता है फिल्ट्रेशन कोएफिशिएंट। और जीएफआर क्या होती है, क्वांटिटी ऑफ या रेट ऑफ फिल्ट्रेशन ऑफ फ्लूइड from through the glomerulus all the nephrons of the body of the both kidneys per minute, each minute is called as glomerular filtration rate। glomerular filtration rate का फॉर्मूला होता है हमारे पास फिल्ट्रेशन प्रेशर मल्टीप्लाई बाय फिल्ट्रेशन कोएफिशिएंट और इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाती है। फिल्ट्रेशन प्रेशर होता है 10 mm का और कोएफिशिएंट फैक्टर कोएफिशिएंट की वैल्यू क्या है 12.5 तो 125 ml पर मिनट और 180 लीटर पर डे। 125 ml पर मिनट और 180 लीटर पर डे हमारे पास जीएफआर की वैल्यू आ जाती है। इसके अंदर से 99% और 178.5 लीटर जो है वो रिएब्सॉर्ब कर लिया जाता है और 1.5 लीटर जो है वो यूरिन बनता है। वो फैक्टर्स जो जीएफआर को इफेक्ट कर रहे हैं इनके अंदर क्या क्या है, कुछ फैक्टर्स को इंक्रीज करें कुछ फैक्टर डिक्रीज करें। अगर हम किडनी की तरफ ब्लड
फ्लो बढ़ा देंगे जीएफआर बढ़ जाएगा। अगर हम ग्लोमेरुलर कैपिलरीज का प्रेशर बढ़ा देंगे तब भी हमारे पास जीएफआर बढ़ेगा। ब्लड का प्रेशर बढ़ा देंगे तब भी जीएफआर बढ़ेगा। और इफरेंट आर्टरियोल यानी कि जाने का रास्ता बंद कर देंगे तो भी हमारे पास जीएफआर जो है वो बढ़ जाएगा। डिक्रीजिंग फैक्टर क्या है? प्लाज्मा कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर अगर हम बढ़ा दें, उसके अलावा हम वुमेन्स कैप्सूल का प्रेशर कम कर दें, और तीसरा हम एफरेंट आर्टरियोल की कंस्ट्रिक्शन करा दें, यहाँ पे सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन करा दें, इससे हमारे पास यही फंक्शन होगा। इसके बाद हमारे पास है रोल ऑफ यूरिया इन हाइपर ऑस्मोटिक रीनल मेडुलरी इंटरस्टिशियम एंड कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन। इसके अंदर हमारे पास यूरिया का क्या रोल है? यूरिया जो है वो हमारे पास कंसंट्रेटेड हो सकता है 50 फोल्ड तक। जब हमने कंसंट्रेटेड यूरिन बनाना है तो यूरिया की होनी है रिसर्कुलेशन। सबसे पहले वाटर को रीअब्सॉर्ब किया जाएगा कलेक्टिंग डक्ट से अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एडीएच। कलेक्टिंग डक्ट पड़ी हुई है, उसके ऊपर एडीएच ने एक्शन किया, वहां से वाटर हो गया रीअब्सॉर्ब। वाटर की रीअब्सॉर्प्शन की वजह से जो यूरिया है वो हो जाएगा कंसंट्रेटेड कलेक्टिंग डक्ट में, तो वहां से ये हमारे पास डिफ्यूज आउट करेगा इनटू द मेडुलरी इंटरस्टिशियम में आ गया कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से। फिर हमारे पास असेंडिंग पार्ट ऑफ थिन लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले के अंदर यूरिया ट्रांसपोर्टर्स होंगे, और ये हमारे पास डिस्टल ट्यूब्यूल और कॉर्टिकल कलेक्टिंग डक्ट तक दोबारा पास होगा तो दोबारा से रीअब्सॉर्ब करेगी। मैं दोबारा बताती हूँ। जब हमारे पास यहाँ पे एरिया चेक करेगा तो वाटर की होगी रीअब्सॉर्प्शन। वाटर की रीअब्सॉर्प्शन से यूरिया जो है कलेक्टिंग डक्ट के अंदर हो जाएगा कंसंट्रेटेड। तो यहाँ पे यूरिया ट्रांसपोर्टर 1 और 2 पड़े हुए हैं, इनकी वजह से यूरिया हो जाएगा डिफ्यूज आउट इनटू द मेडुलरी इंटरस्टिशियम, और यहाँ से ये रीअब्सॉर्ब करा लिया जाएगा इन द असेंडिंग यहाँ पे थिन पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले के अंदर, इसको एब्सॉर्ब करा लिया जाएगा जहाँ पे हमारे पास यूरिया ट्रांसपोर्टर्स 2 पड़े हुए हैं। फिर ये यूरिया यहाँ से दोबारा पास करता कलेक्टिंग डक्ट में आएगा तो दोबारा से इसको वाटर की एब्सॉर्प्शन से कंसंट्रेट कर दिया जाएगा और दोबारा से ये मेडुलरी इंटरस्टिशियम में जाएगा। इस तरह से हमारे पास यूरिया साइकिल के यूरिया जो है रिसाइकिल होता रहेगा और कंसंट्रेटेड यूरिन की फॉर्मेशन के अंदर रोल प्ले करेगा। इसके बाद दोबारा से एंडोक्राइन फंक्शन ऑफ किडनी। एंडोक्राइन फंक्शन ऑफ किडनी को हम रिवाइज कर लेते हैं कि जेडी सेल से हमारे पास ग्रैनुल रिलीज होता है इन रिस्पांस टू डिक्रीज रीनल आर्टेरियल प्रेशर और इंक्रीज रीनल नर्वस डिस्चार्ज। बीटा 1 फैक्टर जो है वो बीटा 1 रिसेप्टर यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, उनके परफेक्ट की वजह से किडनी जो है वो ग्रैनुल रिलीज करती है। और फिर हमारे पास यहाँ पे विटामिन डी जो है वो अपनी एक्टिव फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होता है। विटामिन डी स्किन में बनता है, लिवर के अंदर इसकी एक हाइड्रोक्सिलेशन होती है, फाइनल हाइड्रोक्सिलेशन इसकी होती है किडनी में। इसके अलावा हमारे पास एरिथ्रोपोइटिन रिलीज होता है इन रिस्पांस टू हाइपोक्सिया, और प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होते हैं ताकि जीएफआर को बढ़ाया जा सके। इसके बाद हमारे पास है एक सिनेरियो जिसके अंदर हमारे पास है कि एक बंदा है 60 ईयर मेल है, उसको डायबिटीज भी है, उसको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम भी है, उसके अंदर हो रहा है जनरलाइज एडिमा, नोजिया, वॉमिटिंग, मेंटल डिटोरिएशन, कंफ्यूजन वगैरह, और सडन वो बेहोश हो गया और डीप कोमा के अंदर चला गया ड्यू टू ब्लड यूरिया नाइट्रोजन जो है वो बढ़ी हुई है और हाई पीएच है उसकी बॉडी की 7.2 तक। इसके अंदर डायग्नोसिस क्या है? डायग्नोसिस है हमारे पास क्रॉनिक रीनल फेलियर, यानी कि उसके किडनीज जो है वो फेलियर के अंदर चले गए हैं। फिजियोलॉजी क्या है इस डिसऑर्डर की? जनरलाइज एडिमा हो रहा है हमारे पास सॉल्ट और वाटर रिटेंशन की वजह से, हाइपरटेंशन की वजह से सॉल्ट और वाटर जो है बॉडी के अंदर इंक्रीज हुए हैं, उनकी रिटेंशन की वजह से हो रहा है एडिमा। यूरीमिया जो है वो हमारे पास इंक्रीज इन यूरिया और अदर प्रोटीन जो कि नाइट्रोजन कंटेन करेंगे जैसे क्रेटिनिन वगैरह और एंड प्रोडक्ट्स प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के वो रिमूव्ड नहीं हो रहे बॉडी से, और बॉडी के अंदर जो है वो रेस कर रहे हैं, उनके कंसंट्रेशन रेस करने से फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन जो है वो टिपिकल यूरीमिया के सिम्टम्स प्रोवाइड करेंगे। नोजिया, वॉमिटिंग, मेंटल डिटोरिएशन, कंफ्यूजन, सारे हमारे पास यूरीमिया के सिम्टम्स हैं। किडनी फेल कर जाएगी अपने फंक्शन में। एसिड जो है वो बॉडी के अंदर अक्युमुलेट होगा, एसिड अक्युमुलेट होगा तो हमारे पास एसिड जो है बॉडी फ्लूइड्स के अंदर अक्युमुलेट होगा। अबाउट नॉर्मली ये 500 से 1000 मिलीऑस्मोल ऑफ एसिड को तो बफर कर लिया जाएगा, फॉस्फेट कंपाउंड जो है वो बफर करेंगे, लेकिन फ्यू थाउजेंड मिलीमोल्स ऑफ एसिड जो है वो एडिशनल बफरिंग के लिए यूज होगा। जब ये बफरिंग जो है वो पावर अप यूज हो जाएगा तो पीएच जो है वो फॉल करेगी और पेशेंट की जो है पेशेंट कोमेटिक हो जाएगा और डाई हो जाएगा, फिर डेथ हो जाएगी। पीएच जो है 6% हमारे पास 3 लाइंस ऑफ डिफेंस अगेंस्ट हाइड्रोजन एंड कंसंट्रेशन, यानी कि अगर बॉडी के अंदर एसिडिटी या बेसिसिटी हो रही है तो हमारे पास क्या सी लाइंस ऑफ डिफेंस है? हमारे पास एसिड बेस बफर सिस्टम, यानी कि बफर सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है और रीनल सिस्टम है। एसिड बेस बैलेंस के अंदर हमारे पास ये होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलेंगे और बनेगा कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड हाइड्रोजन आयन और बाइकार्बोनेट के अंदर कर देगा स्प्लिट, और ये हमारे पास जो कार्बोनिक है, अगर हमारे पास हाइड्रोजन ज्यादा है तो बॉडी के अंदर से ये रिएक्शन वापस कार्बन डाइऑक्साइड कर जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल कर दिया जाएगा। और अगर हमारे पास हाइड्रोजन कम है, हाइड्रोजन कम नहीं मतलब कम है, तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है कंबाइन करके बाइकार्बोनेट बनाएगा, हाइड्रोजन आयन बना देगी। इस तरह से हमारे पास जो है एसिड बेस बैलेंस थ्रू बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम हो सकता है। उसके बाद हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या कराता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन की ही बात हो रही है यहाँ पे भी। इंक्रीज मेटाबॉलिक फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के अंदर ज्यादा बन रही है तो इसका मतलब एसिडिटी है बॉडी के अंदर, ज्यादा बाइकार्बोनेट बनेगा, बाइकार्बोनेट ज्यादा बनेगा तो कार्बोनिक एसिड ज्यादा बनेगा तो पीएच हो जाएगी कम और एसिड ऑक्सीजन की तरफ बढ़ जाएगी। हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ जाएगी और हाइड्रोजन जो है वो डायरेक्टली हमारे पास रेस्पिरेटरी सेंटर पे इफेक्ट करेगा। रेस्पिरेटरी सेंटर जो है वो रेट ऑफ वेंटिलेशन बढ़ा देगा, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ज्यादा से ज्यादा बॉडी से एक्सहेल होगी तो पीएच दोबारा से नॉर्मल हो जाएगी। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन हमारे पास हो रही है कम तो सारा इफेक्ट हो जाएगा ऑपोजिट, लाइक कार्बोनिक एसिड जो है वो कम बनेगा, पीएच जो है वो इंक्रीज कर जाएगी। पीएच इंक्रीज करेगी तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगी, वो डायरेक्ट इफेक्ट करेगी रेस्पिरेटरी सेंटर इन मेडुला को, तो वो हमारे पास रेस्पिरेटरी रेट है उसको डिक्रीज कर देंगे ताकि हमारे पास हाइड्रोजन आयन जो है बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहे और एसिड अल्कलोसिस ना हो। इस तरह से हमारे पास एसिड और अल्कलोसिस के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम काम करता है। उसके बाद हमारे पास रीनल मैकेनिज्म। रीनल मैकेनिज्म के अंदर हमारे पास या तो कोई नया बाइकार्बोनेट जनरेट कर लिया जाता है या फिर पहले से मौजूद बाइकार्बोनेट को एब्जॉर्ब किया जाता है और हाइड्रोजन को एक्सक्रीट किया जाता है। इस तरह से हमारे पास बॉडी के अंदर किडनी जो है रोल प्ले करती है इन द एसिड बेस बैलेंस। लाइक ये हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिले, इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस कार्बोनिक एसिड बना, कार्बोनिक एसिड बाइकार्बोनेट और हाइड्रोजन स्प्लिट कर दिया, हाइड्रोजन को एक्सक्रीट करा दिया गया यूरिन के अंदर और इसके साथ कोई नॉन वॉलेटाइल एसिड वगैरह भी मिल गया और हमारे पास इसको एक्सक्रीट करा दिया गया, बाइकार्बोनेट को एब्जॉर्ब कर दिया गया। दूसरा मैकेनिज्म क्या हो सकता है कि इसी तरह हमारे पास बाइकार्बोनेट और हाइड्रोजन बना, बाइकार्बोनेट को रिलीज करा दिया गया, सेम वही डायग्राम। इससे आगे हमारे पास जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल को हमने जेजी ऑपरेटर्स को लेबल करना, ड्रॉ करना।
ये हमारे पास ग्लोमेरुलर एपिथेलियम, इसके अंदर यहाँ पास एफरेंट आर्ट्रियोल, ये है हमारे पास इफरेंट आर्ट्रियोल, ये है हमारे पास डिस्टल ट्यूब्यूल। डिस्टल ट्यूब्यूल में ही कुछ हमारे पास कॉलमनर सेल्स होते हैं जो कि मैकुला डेंसा का स्ट्रक्चर बनाते हैं। मैकुला डेंसा का स्ट्रक्चर एफरेंट और इफरेंट आर्ट्रियोल के कुछ सेल्स जेडी सेल यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं और ये सारे आपस में मिलकर हमारे पास बनाते हैं जुक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस। मैकुला डेंसा हमारे पास सोडियम क्लोराइड को सेंस करता है, जेडी सेल है वो रेनिन को रिलीज कराते हैं ताकि हमारे पास ब्लड प्रेशर को दोबारा से मेंटेन किया जा सके। अच्छा, अब इसी का पार्ट भी है हमारे पास के जेजी सेल के अंदर जो मैकुला डेंसा फीडबैक सिस्टम है वो कैसे हमारे पास ऑटो रेगुलेट करा रहा है जीएफआर को। आर्टीरियल प्रेशर हुआ कम, ग्लोमेरुलर का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर यानी कि अगर हमारे पास यहाँ से प्रेशर पहले कम आ रहा होगा तो यहाँ पे आके ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के अंदर आके भी प्रेशर कम होगा, जीएफआर भी कम होगा क्योंकि हमारे पास जीएफआर डिपेंड कर रहा था, जीएफआर भी कम होगा, यहाँ से फिल्टर भी कम होगा अगर प्रेशर कम होगा तो मैकुला डेंसा तक हमारे पास। और दूसरा मजीद क्या करेंगे कि सोडियम और क्लोरीन को असेंडिंग लिंक से एब्जॉर्ब करा लिया जाएगा। मैकुला डेंसा पे जाते हुए सोडियम और क्लोरीन हो जाएंगे कम, सोडियम और क्लोरीन जब मैकुला डेंसा पे कम पहुंचेंगे तो मैकुला डेंसा एफरेंट आर्ट्रियोल को उसकी रेजिस्टेंस करा देगा, उसको करा देगा वेसोडाइलेट ताकि यहाँ से ब्लड जो है वो ज्यादा आए और यहाँ पे प्रेशर ज्यादा बने। दूसरी बात, यहाँ पे जो जेडी सेल प्रेजेंट है यहाँ पास करेंगे रेनिन को रिलीज, ये रेनिन को रिलीज करेंगे तो ये रेनिन एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कराएगा, वो 2 में कन्वर्ट होगा, फिर वो जो एंजियोटेंसिन 2 है वो इफरेंट आर्ट्रियोल की कंस्ट्रिक्शन करा देगा ताकि हमारे पास यहाँ से तो ब्लड आ रहा है, वेसोडाइलेट हो गया, ब्लड ज्यादा आया, लेकिन यहाँ से उसकी जाने की रफ्तार भी कम होगी, तब भी हमारे पास यहाँ पे प्रेशर ज्यादा होगा और फिल्ट्रेशन जो है वो ज्यादा होगी। इस तरह हमारे पास है दोनों सूरतों के अंदर ग्लोमेरुलर का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कर जाएगा इंक्रीज और जीएफआर अपनी नॉर्मल वैल्यू के पास चला जाएगा, नॉर्मल वैल्यू पे चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास फिर से वही है कि जीएफआर को डिफाइन करें, उसके डिटरमिनेंट्स बताएं। जीएफआर क्या है? क्वांटिटी ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट फॉर्म्ड ईच मिनट इन ऑल नेफ्रॉन्स ऑफ बोथ किडनीज कॉल्ड एज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। इसकी वैल्यू हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? फिल्ट्रेशन प्रेशर मल्टीप्लाई फिल्ट्रेशन कोएफिशिएंट। फिल्ट्रेशन प्रेशर होता है 10, फिल्ट्रेशन कोएफिशिएंट होता है 12.5, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 125 ml पर मिनट और 180 लीटर पर डे हमारे पास जीएफआर की वैल्यू आएगी। जब हम इसके डिटरमिनेंट्स को देखते हैं तो इसके अंदर हमारे पास ब्लड फ्लो किडनी की तरफ बढ़ जाए, ग्लोमेरुलर प्रेशर बढ़ जाए, यहाँ पे ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, यहाँ पे हमारे पास इफरेंट आर्ट्रियोल कंस्ट्रिक्ट कर जाए, ये सारे हमारे पास जीएफआर को बढ़ाएंगे और जीएफआर को कम कौन करेगा? वो हमारे पास करेगा इंक्रीज प्लाज्मा कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, इंक्रीज बोमेन कैप्सूल प्रेशर, एफरेंट आर्ट्रियोल जो है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा, यहाँ पे सिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन आए। इसके बाद हमने क्या करना है कि सिस्टमैटोग्राम बनाना है। सिस्टमैटोग्राम क्या है? हमारे पास मिक्सचुरेशन रिफ्लेक्स के लिए जो कंट्रैक्शन आती हैं उसका हमारे पास ग्राफ अगर हम बनाएंगे तो वो हमारे पास आएगा सिस्टमैटोग्राम। सिस्टमैटोग्राम के अंदर हमारे पास जो कंट्रैक्शन आती हैं वो कंट्रैक्ट रिलैक्स, ब्लैडर कंट्रैक्ट करता है, फिर रिलैक्स करता है, फिर कंट्रैक्ट करता है, फिर हमारे पास सस्टेन्ड कंट्रैक्शन आती हैं। तो इस तरह से हमारे पास जो सिस्टमैटोग्राम की कर्व आती है वो कुछ इस तरह की आती है और मिक्सचुरेशन रिफ्लेक्स की कर्व होती है ये वाली। इसके साथ हमने डिफाइन करनी है, बतानी है एब्नॉर्मलिटीज ऑफ मिक्सचुरेशन। इसके अंदर होता है 3 तरह की एब्नॉर्मलिटीज, या तो एटॉनिक ब्लैडर, या ऑटोमेटिक ब्लैडर और अनइनहिबिटेड न्यूरोजेनिक ब्लैडर। एटॉनिक ब्लैडर के अंदर ये होता है कि इसके जो सेंसरी फाइबर ब्लैडर की तरफ जा रहे हैं वो हमारे पास हो गए हैं खराब, जिससे हमारे पास स्ट्रेच के सिग्नल्स जो हैं ब्लैडर से जो जा रहे थे हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ स्पाइनल कॉर्ड यहाँ ब्रेन की तरफ जो सिग्नल जा रहे थे वो नहीं गए, तो टोन ऑफ ब्लैडर जो है वो लॉस्ट हो गई। अब इसमें ये होगा कि जैसे ब्लैडर फिल होगा वैसे ही हमारे पास कुछ ड्रॉप्स जो हैं यूरेथ्रा से पास आउट कर जाएंगे, इसको हम कहेंगे ओवरफ्लो ड्रिबलिंग। ऑटोमेटिक ब्लैडर के अंदर ये होगा कि स्पाइनल कॉर्ड जो है जो सेक्टरल रीजन S1 2 3 जो कंट्रोल कर रहे थे ब्लैडर को मिक्सचुरेशन रिफ्लेक्स को, वो हमारे पास डैमेज हो गए हैं, लेकिन मिक्सचुरेशन रिफ्लेक्स फिर भी होगा, प्रेजेंट होगा, लेकिन हमारे पास ब्रेन से इसका कंट्रोल नहीं होगा, यानी कि इसका वॉलंटरी कंट्रोल नहीं होगा, इनवॉलंटरी कंट्रोल होगा। इसके बाद हमारे पास अनइनहिबिटेड न्यूरोजेनिक ब्लैडर। अनइनहिबिटेड न्यूरोजेनिक ब्लैडर के अंदर हमारे पास पेन और स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन जो है वो हमारे पास पार्शली डैमेज है, वो इस तरह के वो फैसिलिटेटरी इंपल्सेस जो हैं वो कंटिन्यूअसली पास करते रहते हैं सेक्टरल सेगमेंट्स को, और ताकि वो सेक्टरल सेगमेंट्स जो है वो एक्साइट रहें। इससे हमारे पास क्या होगा कि अगर स्मॉल क्वांटिटी भी यूरिन की ब्लैडर के अंदर आ जाएगी तो हमारे पास अनकंट्रोलेबल मिक्सचुरेशन रिफ्लेक्स होगा और मिक्सचुरेशन प्रमोट